देखो पिछले क्लास में हम लोग स्टार्ट कर चुके थे केमिकल काइनेटिक्स। साइलेंट। देखो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले उसका सिलेबस भी लिखा दिया गया था कि किस प्रकार से हम लोग को शुरू करना है। सो ठीक है, हम लोग का जो फर्स्ट जो टॉपिक था वो था हम लोग का रेट ऑफ रिएक्शन। क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन आखिर होता क्या है? कोई भी केमिकल रिएक्शन पर यूनिट टाइम में कितना चेंज हो रहा है, वही चेंज को जब पता करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। जैसा कि कोई भी रिएक्शन हम लोग लेते हैं, जैसे ए है प्लस बी, हम लोग को बन रहा है सी और प्लस में बन रहा है डी। जब कोई भी केमिकल रिएक्शंस रहता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं? पहले बैलेंस करते हैं। और कभी भी हम लोग यहाँ पे केमिकल काइनेटिक्स में जब भी बात करेंगे, एक बात हमेशा नोटिस रखना यहाँ पे कि यहाँ पे जो रिएक्शंस रहेगा, क्या रहेगा? रिएक्शन, वो हम लोग को क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस नहीं है इसका मतलब करेक्ट आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अगर ए बी सी डी ई सब करके दे दिया या फिर कुछ भी दे देगा एक्स वाई जेड करके, तो कभी भी जैसे हैपोथेटिकल करने का मतलब खुद से मान लेना। तो कोई भी अगर जैसे अभी हम लोग क्या मान लिए ए बी सी डी, तो इस प्रकार से अगर कभी भी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं दिया, अब जबरदस्ती इसको बैलेंस मत करने चल जाना। हाँ, लेकिन अगर कभी ऐसा रह गया, कैसा? अगर यहाँ पर ए प्लस बी और बन रहा है यहाँ पर ए टू बी, अगर ऐसा रहा तब बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कितना है? एगो, यहाँ पे कितना है? दो गो। तो इस कंडीशन पे हमें बैलेंस करने की आवश्यकता पड़ेगा। लेकिन जब इस प्रकार से रहे, कहीं भी अगर तुम्हारा जनरली जब भी हाइपोथेटिकल रहता है उसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं रहता, और अगर जरूरत भी है तो ऑलरेडी पहले से ही करके रख देगा। हम लोग को वहाँ पर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। जैसे मान के चलो इसमें स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी हम ले लेते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अभी रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। बैलेंस है तो जैसे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन से लिखते हैं, क्या लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो पिछले क्लास में बहुत अच्छा से बताया गया था कि सर जब भी हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखेंगे तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट का, फिर किसका लिखते हैं? प्रोडक्ट का। और सभी का रेट ऑफ रिएक्शंस आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। कैसे लिखते थे? रिएक्टेंट के लिए हम लोग नेगेटिव साइन लगाते थे, इसलिए क्योंकि अगर नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो रेट हम लोग को क्या हो जाता था? नेगेटिव, जो कि कभी भी रेट हम लोग को नेगेटिव होता नहीं है। तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। इंस्टेंटेनियस लिखना है तो इंस्टेंटेनियस से लिखो, अगर एवरेज लिखना है तो एवरेज। जैसे डी लिखोगे तो ये क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए, नीचे लिखेंगे डी टी इज इक्वल्स टू माइनस, क्योंकि बी भी हम लोग को क्या है? रिएक्टेंट। तो यहाँ पर डी हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ बी और नीचे क्या हो जाएगा? डी टी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट के लिए तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है? पॉजिटिव। फिर यहाँ पे लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ सी, नीचे लिखेंगे डी टी इज इक्वल्स टू प्लस यहाँ पर डी कंसंट्रेशन ऑफ डी और नीचे डी टी। अब इतना ही करके छोड़ना नहीं है, कभी भी हम लोग का स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट रहेगा उससे क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। ए के रिस्पेक्ट में कितना है? 1, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 1। बी के रिस्पेक्ट में कितना? 3, तो यहाँ पे कितना रहेगा? 3। सी के रिस्पेक्ट में 4, तो यहाँ पे 4। डी के रिस्पेक्ट में 2। तो अभी ये क्या कहलाया? रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद हम लोग दो कंसेप्ट और पढ़े थे, रेट ऑफ डिसएपीरेंस और रेट ऑफ एपीरेंस का कहानी। क्या अभिषेक बोले थे? भर के रखना, आधा अधूरा काम करता है ना। उसके बाद हम लोग देखे थे रेट ऑफ डिसएपीरेंस। क्या देखे थे? रेट ऑफ डिसएपीरेंस। और एक कहानी हम लोग देखे थे रेट ऑफ एपीरेंस का, और बताए थे कि जब रेट ऑफ डिसएपीरेंस आ जाता है, डिसएपीरेंस इसका मतलब होता है रिएक्टेंट, वही हम लोग का एपीरेंस आता है इसका मतलब प्रोडक्ट का। इसमें क्या होता है? तो ये भी एक तरह का रेट ही होता है, लेकिन जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं ना तो उस समय स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम लोग रेट ऑफ डिसएपीरेंस या फिर रेट ऑफ एपीरेंस लिखते हैं तो इसमें स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना पड़ता। तो अभी का कंडीशन पे जैसे मान के चलो रेट ऑफ डिसएपीरेंस, डिसएपीरेंस मतलब रिएक्टेंट का बोलेगा, ए का या फिर किसका बोलेगा? बी का। क्या सी बोलेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे बोल देगा रेट ऑफ डिसएपीरेंस ऑफ ए लिखो, तो कैसे लिखेंगे? माइनस डी, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए और नीचे डी टी। यहाँ पे किसी भी चीज से डिवाइड नहीं करना है। उसी प्रकार से रेट ऑफ डिसएपीरेंस ऑफ किसका? बी बोल देगा, तो इसमें भी माइनस, यहाँ पर डी कंसंट्रेशन ऑफ ए और नीचे क्या चाहिए? डी टी।
क्लियर है? यहाँ पे क्या हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे क्या? नहीं। उसी प्रकार से क्या इसका कहानी समझ जाते हो, लिखेंगे सी का और किसका लिखेंगे डी का। तो इतना ही हम लोग देखे थे पिछले क्लास में और इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व किए थे। बोले थे कि कभी भी रेट ऑफ डिसएपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस से सवाल आवे तो हमेशा हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शंस पहले लिख लेना पड़ेगा। एक क्वेश्चन फिर से हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम लोग को पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, इतना सारा कुछ हम लोग पीछे क्लास में ही हम लोग कवर कर चुके हैं। एक क्वेश्चन हम देते हैं, कर तुम लोग सॉल्व मत करना, बस यहाँ पे हम लोग देखने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस है, कुछ भी दे दे, मान के चलो रेट ऑफ अपीयरेंस दे दिया, मान के चलो किसका ऑफ, यहाँ पर दे देते सी, इसका दे दिया वैल्यू कुछ भी, मान के चलो 2 × 10⁻³ ले लेते हैं। इसका यूनिट की बात करते हैं तो मोलर पर सेकेंड हो जाएगा। और सवाल में पूछ देगा कि रेट ऑफ डिसएपीयरेंस निकालो ए का कि कितना होगा, फिर बोल देगा कि रेट ऑफ डिसएपीयरेंस क्या होगा बी का। क्लियर है? अब कोई रिएक्शंस दे देगा, रिएक्शंस मान के चलो हमारे सामने है a + b, इससे बन रहा है क्या चीज c। इसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पर 2 दे देते हैं, यहाँ पर 3 दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं कुछ भी, क्या ले लेते हैं 1 ले लेते हैं, क्या जाता है कि नहीं। चलो ये हम लोग को रिएक्शंस। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्या करना है, रेट ऑफ क्या निकालना है, डिसएपीयरेंस। दिया क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो एक बात को हमेशा नोटिस करके चलना, कभी भी रेट ऑफ रिएक्शंस या फिर रेट ऑफ डिसएपीयरेंस अपीयरेंस का कहानी रहे, सबसे पहले मकसद रहता है क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शंस लिख लेना। रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे लिखेंगे, इसके अनुसार चलेंगे। अब देखो हाइपोथेटिकल बैलेंस करने की कोई जरूरत है नहीं, तो अभी लिखेंगे -d कंसंट्रेशन ऑफ A, नीचे लिखेंगे dt इज इक्वल्स टू -d कंसंट्रेशन ऑफ B, नीचे लिखेंगे dt इज इक्वल्स टू, प्लस लिखेंगे क्योंकि प्रोडक्ट है, फिर यहाँ पे d कंसंट्रेशन ऑफ C और नीचे क्या लिखेंगे dt। इसका 2 है तो यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 से, इसका 3 है सो 3, इसका 1 है तो कोई चीज से करेंगे नहीं। तो हम लोग को ये हो गया क्या चीज, रेट ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोग को वैल्यू किसका दिया है, अरे हम लोग जान रहे हैं कि इसका वैल्यू इसका वैल्यू मतलब सभी का वैल्यू आपस में भी क्या है, इक्वल। अब देखो हम लोग को दिया क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस दिया। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि जैसे लिखेंगे ना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ किसका C, तो इस रिएक्शंस के बेसिस पे कैसे लिखोगे, तो ये हो जाएगा +d कंसंट्रेशन ऑफ C और नीचे हो जाएगा dt। क्या यहाँ पे 3 से डिवाइड करोगे क्या, नहीं। तो इसका वैल्यू हम लोग को दे रखा है 2 × 10⁻³ इसका मतलब अगर यहाँ पे रिलेशन देख रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग को जो अपीयरेंस है वो सिर्फ ये ब्लैक वाला के अंदर वाला का पोर्शन को दिया हुआ है, 2 का वैल्यू उसमें दिया हुआ नहीं है। तो कभी अगर इसमें करोगे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखो हम लोग को ये वाला वैल्यू को दिया हुआ है, पूछा क्या है, रेट ऑफ डिसएपीयरेंस ऑफ ए। और डिसएपीयरेंस का कहने का मतलब होता है सिर्फ उसका रेट लिखो, लेकिन उसमें कभी भी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना। उसी तरह से रेट ऑफ डिसएपीयरेंस ऑफ बी, इसका मतलब है कि सिर्फ उसका रेट को लिखना है, वहां पे कभी भी स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड नहीं करना। अब देखो हमारे पास इंफॉर्मेशन इसका दिया हुआ है, पूछ दिया है इन लोगों का, तो जिसका दिया रहेगा जिसका पूछेगा वो दोनों को इक्वल पहले कर लेना। जैसे इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है, हम लोग लिखेंगे क्या चीज, चूंकि हम लोग जानते हैं कि -d कंसंट्रेशन ऑफ A और नीचे हो जाएगा dt इज इक्वल्स टू प्लस यहाँ पर d कंसंट्रेशन ऑफ C और नीचे dt और इनटू में कितना है यहाँ पे नीचे 2। चूंकि हम लोग को इतना का वैल्यू पता है कितना पता है जी, 2 × 10⁻³ ये तो सिर्फ इतना का है और नीचे कितना लगा हुआ है 2, तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड कितने से कर देंगे 2 से। तो अभी किसका वैल्यू आ गया, -d कंसंट्रेशन ऑफ A और नीचे कितना dt। और चूंकि हम लोग को सिर्फ यही निकालना है, यहाँ पे कोई डिवाइड है क्या, नहीं, तो इसको कर लो, 2 से खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10⁻³ यूनिट की बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा मोलर पर सेकेंड। अभी तो सिर्फ इसका वैल्यू निकल गया, मतलब इसका आंसर आ चुका है, कितना आया हम लोग को 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। अब इसका निकालना है, फिर जान रहे कि इसका पता है इसका नहीं पता, तो ये दोनों को कंबाइन कर लो, ठीक है। तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि यहाँ से कि -d कंसंट्रेशन ऑफ B और नीचे हो जाएगा dt, डिवाइड कितना है 3 इज इक्वल्स टू, इसका हो जाएगा +d कंसंट्रेशन ऑफ C और नीचे क्या चीज dt, डिवाइड कितना है 2। चूंकि इतना का पोर्शन हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 × 10⁻³ और नीचे कितना से डिवाइड करोगे 2 से। अभी कितना निकल गया -d कंसंट्रेशन ऑफ B और नीचे क्या चीज dt और इनटू में कितना 3। अब इसको तो वैल्यू नहीं लाना है क्योंकि हम लोग का जो पूछा है डिसएपीयरेंस, और डिसएपीयरेंस का वैल्यू सिर्फ
उतना कहलाता है। तो 3 को क्या करना पड़ेगा, भगाना पड़ेगा। तो जैसे लिखेंगे तो अबर हो जाएगा -d कंसंट्रेशन ऑफ B और नीचे हो जाएगा dt इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2 और इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन में 2, 2 2 से खत्म, 3 इंटू 10 टू द पावर -3। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 इंटू 10 टू द पावर -3 मोलर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? तो ये था हम लोग को पूरा क्वेश्चंस कि कैसे क्या करना है। सो एक बात का हमेशा याद रखना कि कभी भी जैसे हम लोग को इस तरह का इक्वल करना है, गांठ बांध के रख लेना कि कभी भी उन लोग आपस में इक्वल तभी होगा जब हम लोग क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसएपीरेंस या फिर अपीरेंस आपस में इक्वल नहीं होते हैं। क्या ये चीज सारा को समझ में आ गया था? चलो इसको फोटो ले लो, बाद में लिखना। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिट। क्या देखने जा रहे हैं? यूनिट, क्योंकि यहां से भी सवाल पूछ देता है 1 नंबर का, कभी कभी जैक बोर्ड है ना, कुछ भी पूछ सकता है। देखो अब रेट ऑफ रिएक्शंस का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्योंकि जानते हैं किसी भी चीज का यूनिट निकालना है तो फॉर्मूला से निकालते हैं। तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है इसका फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? तो सर ऊपर होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन। क्या यही होता था कि नहीं? और नीचे होता है सर चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम। अब देखो ऊपर किसका बात कर रहा है? कंसंट्रेशन का। इसका मतलब मान के चलो हम 2 कंसंट्रेशन देते हैं, जैसे कंसंट्रेशन में M1 और एक दे देते हैं M2, इसका वैल्यू दे देते हैं कुछ भी, जैसे 0.5 और इसका दे देते हैं 1 मोलर। क्लियर है? अगर इन लोग को हम चेंज निकालने बोलेंगे जैसे डेल्टा M, तो क्या लिखोगे? M2 माइनस M1 मतलब 1 माइनस 0.5 मतलब 0.5। अरे यार कुछ तो वैल्यू आएगा, कुछ भी वैल्यू आएगा तो उसका यूनिट क्या होगा? तो ये भी मोलर, ये भी मोलर, तो दोनों कहने के बाद यहाँ पर भी जो आएगा वो क्या होगा? मोलर ही होगा। मतलब कभी भी डिफरेंस निकालेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि इसका यूनिट खत्म हो जाएगा। सो यूनिट तभी खत्म होता है जब उन लोग डिवाइड में होता है। क्या होता है? डिवाइड में, जोड़ घटाव में कभी हटता नहीं है। तो इसका मतलब अगर यूनिट की बात कर रहे तो ऊपर चेंज इन कंसंट्रेशन, तो कितना भी होगा, खाली वैल्यू ना चेंज होगा। इसका मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता था? मोलर, या फिर उसी को हम लोग लिखते हैं मोल पर लीटर। होता है नहीं होता है? मोल पर लीटर हो गया कंसंट्रेशन का, और नीचे क्या है? चेंज इन टाइम। तो टाइम भी तो सेकेंड रहेगा, चाहे मिनट रहेगा, चाहे घंटा रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे यूनिट को जनरली लेते हैं क्योंकि एसआई यूनिट क्या होता है? सेकेंड, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे? सेकेंड। कोई दिक्कत? अब इसी को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? मोल पर लीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत? अगर इसी को लिखेंगे तो हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं पहले भी, और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन चैप्टर फिर से पढ़ेंगे, फिर वहां पढ़ेंगे। तो जैसे हम लोग जानते हैं कि जो मोल पर लीटर होता है इसी को एक तरह से और डिनोट करते हैं सिर्फ कैपिटल लेटर M से। तो यहाँ पे मोल पर लीटर ना लिख करके कभी कभी मोलर, और यहाँ पे क्या लिखा रहेगा? परसेंट। क्या सारा कुछ समझ में आ गया? चलो इसको लिख लो। तो डीपीपी का जो सवाल है ना उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। जैसे कि पहले भी इंफॉर्मेशन दे दिए थे कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जितने भी नोट्स है नोट्स को कवर करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना होता है वो सारा तरीका यहाँ पे सीखेंगे। ऐसा तो संभव नहीं कि हम लोग एक ही क्लास में आकर के 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले, संभव है क्या? 1 घंटा में मुमकिन नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि तो यहाँ पे एफर्ट नहीं लगाया जाएगा, लगाया जाएगा। हम लोग को सिर्फ चाहिए क्या? कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को हम लोग अप्रोच कर रहे थे, अप्रोच करने का तरीका नहीं समझ में आ रहा था या फिर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा सा हिंस कर देता है तो उसके बाद तो बन ही जाएगा, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है। जितना भी डीपीपी में सवाल मिलता है हर एक क्वेश्चंस का कैसे सोचा जाता है, कैसे सॉल्व किया जाता है, एक एक करके सभी क्वेश्चन का, जैसे 15 क्वेश्चंस है तो 15 क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करके क्वेश्चन नंबर 15 तक पूरा सॉल्व करवाया जाएगा। बात को समझ रहे हो? तो अगर तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पे सर हम लैब में जुड़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा बात, नहीं तो वहाँ पे जाकर के क्या देख लोगे? रिकॉर्डेड में जाकर के देखोगे तो मान के चलो पहला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है, दूसरा क्वेश्चन में नहीं दिक्कत था, क्यों टाइम वेस्ट करना? सिर्फ हमें मान के चलो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 10 में दिक्कत था, जाकर किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 10 का। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देखना ही कंपलसरी, अरे पीडीएफ भी तो मिलेगा उसका। जैसे भी क्वेश्चन तो मिल गया था, उसका सॉल्व करके भी वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर हम पीडीएफ के थ्रू ही समझ जा रहे तो वीडियो देखने की जरूरत है क्या?
टाइम बच जाएगा। बात को समझ रहे हो ना? मेन मकसद हम लोग का है टाइम बचाना, और वही टाइम का यूटिलाइज करना है रील्स देखने में नहीं, मैथ बनाने में, फिजिक्स बनाने में। बात को समझ रहे हो ना? और नहीं तो फिर कोई फायदा नहीं रहेगा। और नहीं तो ऐसा बोलोगे कि अरे केमिस्ट्री में तो कोई दिक्कतें नहीं हो रहा था, थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं। देखो अब हम लोग देखने जा रहे हैं रेट लॉ। क्या देखने जा रहे हैं? रेट लॉ। अब ये रेट लॉ कुछ नया नहीं है। अभी हम लोग क्या काम कर रहे थे? रेट ऑफ रिएक्शंस निकाल रहे थे। क्या निकाल रहे थे? रेट ऑफ रिएक्शन। ये जो रेट लॉ है एक लॉ है जिसके माध्यम से भी हम लोग क्या निकाल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग निकाला करते थे, कोई भी रिएक्शन रहता था जैसे A प्लस B, यहां से हम लोग निकालते थे जैसे रहता था C प्लस D, चाहे कुछ भी रहा, मान के चलो C प्लस D। अगर बैलेंस नहीं तब भी रहने दो, या फिर देना है तो दे दो, 2 3 यहाँ पर 2 3 ऐसे करके। तो यहाँ पर जब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शंस को लिखते थे तो समझ में आ गया था कि इस प्रकार से लिखते थे, उसको डिफरेंशियल फॉर्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म। तो एक तरीका जो अभी सीखे वो था। अब हम लोग को एक लॉ है, इस लॉ के माध्यम से हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें होगा क्या? जैसे मान के चलो एक रिएक्शन है A प्लस B और यहां से बन रहा है प्रोडक्ट। क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। सर यहाँ पे प्रोडक्ट में क्यों नहीं लिख रहे कुछ? इसलिए क्योंकि कभी भी रेट लॉ का हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देखो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का 2 तरीका, एक किसके माध्यम से? रेट लॉ, और एक ऐसा पहले हम लोग पढ़े हैं जिसको बोलते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। उसको क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल फॉर्म। तो डिफरेंशियल फॉर्म में हम लोग रिएक्टेंट का भी यूज करते थे, प्रोडक्ट का भी यूज करते थे। वो दोनों में से किसी का भी यूज करेंगे तो काम बन जाता था। लेकिन जब भी हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखेंगे उसमें प्रोडक्ट का कोई भी लेना देना नहीं है, प्रोडक्ट का कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। यहां पे रेट लॉ में याद रखना कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ, या फिर ऐसा लिख देते हैं, यहां पे प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है? अब यहां पे सिर्फ और सिर्फ हमें किससे मतलब है? रिएक्टेंट से। किससे मतलब है? रिएक्टेंट से। अब यहां पर ये भी मान लेते हैं कि कोई भी रिएक्शन रहेगा तो उसको बैलेंस भी किया हुआ रहेगा। बैलेंस किया हुआ रहेगा तो यहां पे कुछ भी रह सकता है, जैसे यहां पे अल्फा है, यहां पर क्या है? बीटा। ऐसा भी तो हो सकता है ना। या फिर अभी हम लोग मान लेते हैं A और B मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? A और B मान के चलो, यहां पर स्मॉल लेटर A और यहां पर स्मॉल लेटर B। A और B क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो बैलेंस करने के बाद जो संख्या आता है वो। ठीक है, अभी क्योंकि जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब यहां पे देखो रेट ऑफ रिएक्शन जो निकालते किसके अकॉर्डिंग? रेट लॉ के अनुसार। तो रेट लॉ आखिर बोलता क्या है? तो रेट लॉ बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। फिर से सुनना, रेट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। क्लियर है यहां तक? अब वो जो कंसंट्रेशन होता है वो प्रोडक्ट में लिया जाता है। प्रोडक्ट में कहने का मतलब इनटू में। किस में लिया जाता है? इनटू में। तो इसको फिर से हम लोग डिफाइन करते हैं तो बोलेंगे ऐसा कि रेट ऑफ अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार? रेट लॉ के अनुसार कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। कहने का मतलब रिएक्टेंट कौन कौन है? A और B। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शंस को हम स्मॉल लेटर R से दिखाते थे, इतना तो पता है। रेट लॉ क्या बोलता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? कंसंट्रेशन, मतलब प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट का मतलब गुना। अरे मान के चलो 2 रिएक्टेंट है, A है और क्या है? B। इसका भी कंसंट्रेशन, इसका भी कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट का मतलब दोनों का इनटू। अगर 3 को रहता तब तीनों का करेंगे। तो उसी प्रकार से हम लोग को प्रोडक्ट करना है। तो अभी देखो कंसंट्रेशन कितना हम लोग को? 2 है रिएक्टेंट तो 2 लेना पड़ेगा ना। अगर एक है तो कोई जरूरी है क्या? नहीं, सिर्फ कितना लेंगे? 1। तो यहां पे लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A और कंसंट्रेशन ऑफ B। फिर से सुनो, रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? गुणांक।
कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। क्लियर यहाँ तक? टू दी सम पावर, टू दी सम पावर कहने का मतलब ए का और बी का ऊपर कुछ क्या रहेगा, पावर रहेगा, और वो पावर को मान लेते हैं यहां पर एक्स और यहां पर मान लेते हैं वाई। कोई दिक्कत? फिर से समझ लो, रेट लो क्या बोला, किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसका, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट मत मान लेना, प्रोडक्ट मतलब गुना वाला, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन कौन था, ए और बी, तभी ए और बी है। अगर यहाँ पर रहता क्या चीज, सी, तो यहाँ पे और क्या लिखते, सी लिखते, लेकिन अभी दो वे को है। कोई दिक्कत? टू दी सम पावर, टू दी सम पावर मतलब उन लोग का कुछ क्या होगा, पावर होगा। कोई दिक्कत? जो वो पावर रहेगा वो मे बी क्या चाहिए, मे बी इक्वल्स टू स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और नोट। बात को समझ रहे हो? मे और मे नोट भी इक्वल्स टू किसका, स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कहने का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन से लिखेंगे रेट लॉ के अनुसार, जो यहाँ पे कंसंट्रेशन रहता है तो उसका कुछ पावर होता है। अब ये जो पावर है वो इक्वल हो सकता है या फिर इक्वल नहीं भी हो सकता है, किसका, स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल। जैसे कि अगर हम लोग को यहाँ पे बात करें कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी, तो इन लोग का कुछ पावर होता है, तो ये पावर में यहाँ पर ए और बी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो यहाँ पे दो कंडीशन हो गया। अब शर्त रहेगा कब वो होगा और कब वो नहीं होगा। अब धीरे धीरे और समझ लेते हैं। अभी तो सिंपल जान गए कि रेट लॉ आखिर बोलता है क्या है। रेट लॉ बोला था किसी भी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द सम पावर विच मे बी और मे नॉट बी इक्वल्स टू स्टिकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत? अब चूंकि हम लोग जानते हैं मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, कुछ भी बचपने से याद है, कभी भी प्रोपोर्शनलिटी आता है तो हटता भी है, और हटता है देखो क्या आता है, कांस्टेंट। तो यहां पर लिखेंगे R इज इक्वल्स टू के। क्या लिखेंगे? के। फिर यहां से आ जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका पावर x होगा, क्योंकि अभी इक्वल थोड़ी है, अरे बात को समझ रहे हो ना। तो यहां पे लिखेंगे x और यहां पर क्या रहेगा, b, इसका पावर y। इसी को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसको क्या बोलते हैं? रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब यहां पर समझते हैं कि कौन क्या क्या है। तो यहां पर लिखेंगे वेयर करके। क्या लिखेंगे? वेयर करके। आर क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या कहलाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। उसी प्रकार से के क्या कहलाएगा? तो रेट कांस्टेंट। कांस्टेंट है किसका? रेट का। तो इसलिए इसको नाम दिया जाता है क्या चीज? रेट कांस्टेंट। फिर देखते हैं ये जो हम लोग रहता है यहां पर मान के चलो ऐसा लिखा हुआ है, तो हम लोग जानते हैं ये डब्बा का बराबर होता है कंसंट्रेशन। उसका मतलब क्या होता है? कंसंट्रेशन किसका? ए का। तो यहां पे हम लोग बोलेंगे ना कि कंसंट्रेशन ऑफ किसका? ए का, या फिर रिएक्टेंट ए। अरे जान रहे कि ये क्या है? रिएक्टेंट ए है। अब फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? बी। यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर? कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब यहाँ पे एक्स और वाई भी तो कुछ दिखा रहा है, तो यहाँ पे बोलेंगे जो एक्स है, एक्स बताता है ऑर्डर। क्या बताता है? ऑर्डर। ऑर्डर क्या है? धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। अब यहाँ पे एक्स जो बता रहा है वो ऑर्डर बता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में बता रहा है? ए के रिस्पेक्ट। अरे एक्स किसके ऊपर है? ए का। तो एक्स जो बता रहा है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता रहा है, मतलब ऑर्डर बता रहा है किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू ए का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज? ए। उसी प्रकार से यहाँ पर रहेगा वाई। ये क्या बता रहा है? ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू किसका? बी। और हम लोग फिर से यहाँ पे जानते हैं जहां पे जो x है और प्लस अगर y कर दे, मतलब जो भी और यहाँ पे क्या रहता है? ऑर्डर रहता है। जैसे यहाँ पे x है a के रिस्पेक्ट में, b के रिस्पेक्ट में क्या है? y। उसी तरह c रहेगा तो उसका भी कुछ पावर रहेगा, d रहेगा तो उसका भी कुछ पावर रहेगा। तो यहाँ पे अगर सभी पावर का अगर हम लोग सम कर देते हैं, सभी को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक बार फिर से हम लोग पूरा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है? समझते जाना। हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे रेट ऑफ रिएक्शंस निकालने केमिकल रिएक्शंस का, कि कितना वो चेंज हो रहा है। तो निकालने का तरीका हमारे पास दो दिया गया है। एक तो डिफरेंशियल फॉर्म में जो हम लोग पहले सीख चुके थे, उसमें क्या था? ऊपर लिखते थे चेंज इन कंसंट्रेशन, नीचे लिखते थे चेंज इन टाइम।
अरे यही नहीं करते थे। उसके बाद अभी हम लोग देखने जा रहे हैं रेट लॉ के अनुसार। तो रेट लॉ एक लॉ है जो बताता है रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है। तो वो बताया था कि अगर रेट लॉ के अनुसार जाओगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट का कोई भी लेना देना नहीं रहता, सिर्फ किसका लेना देना रहता है, रिएक्टेंट का। तो रेट लॉ बोला था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द सम पावर विच मे बी और मे नॉट बी इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्लियर है यहां तक? अब उसको एक्सप्रेस करेंगे इसी प्रकार से। प्रोपोर्शनैलिटी हटता देखो क्या आता है, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। क्या सारा कुछ क्लियर है? अब आता है इसके डिफिनेशन। अब हमें तो पता है कि इतना सारा कुछ बोलने के बाद अब तो तुम लोग बहुत अच्छा तरीके से लिख सकते हो कि देखो रेट लॉ क्या होता है। क्या होता है, रेट लॉ। तो यहां पे लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू, क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। क्या लिखोगे, द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, क्या CONCN, इसका मतलब समझ आते हो ना, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू दी सम पावर विच मे और मे नॉट बी इक्वल्स टू स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत? सबसे पहले क्या लिखना, रेट लॉ लिख करके उसका ये चीज लिख लोगे, इसको साइड में लिख देना कि यहाँ पे रेट लॉ में कहीं भी प्रोडक्ट का कोई लेना देना नहीं होता है। क्लियर है? फिर इतना लिखने के बाद ये वाला एक्सप्रेशन पूरा लिख दोगे। क्लियर है यहाँ तक? और याद रखो ये जो रेट लॉ है ये 3 मार्क्स में कभी कभी सवाल पूछता है जैक बोर्ड में, कभी कभी 1 मार्क्स में पूछता है। क्वेश्चन पूछने का तरीका बता देते हैं। सबसे पहले बोलेगा डिफाइंड रेट लॉ। क्या बोलेगा, डिफाइंड रेट लॉ। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन, वहां पर भी पूछता है डिफाइन रेट। क्या बोल देगा, डिफाइन रेट। तरीका भी बताए थे कैसे कैसे लिखना है। सो डेफिनेशन लिखना है, एक जनरल एक्सप्रेशन लिख देना, उसका कहानी समझ में आ जाएगा। उसके बाद रेट लॉ में भी बोलेगा तो इसका डेफिनेशन लिखना है। इसी तरह कोई भी जनरल फॉर्मूला लेना, मतलब कि रिएक्शन ले लेना है, उसका पूरा एक्सप्रेस करके वेयर करके लिख करके निकल जाना है। कोई दिक्कत? इतना लिखोगे 1 मार्क्स मिलेगा। 2 मार्क्स और कहाँ गया, तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो पूछेगा वो पूछेगा न्यूमेरिकल। क्या पूछेगा, न्यूमेरिकल। अभी फिलहाल इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल तक पहुंचेंगे। चलो अब यहां से देखो कुछ और भी हम लोग को जानकारी लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना अभी लोग क्या सीखे, डेफिनेशन। अभी क्या सीखे हम लोग, डेफिनेशन। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि आगे और क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। तब हम लोग अप्रोच करेंगे न्यूमेरिकल। पहले बंटवारा कर लेते हैं। बंटवारा किया हुआ रहता है तो बड़ी कम पेज में बहुत कुछ लिखा जाता है, और नहीं पता चलता है उधर भी चल जाते हैं। देखो अभी तक हम लोग क्या सीखे कि सर कोई भी केमिकल रिएक्शंस लेते हैं, जैसे A + B से बन रहा है प्रोडक्ट, रेट लॉ आ गया, प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो इधर कुछ भी बन रहा है, क्या हमें फर्क पड़ रहा है, इसका कुछ बैलेंस करोगे। बैलेंस करने के बाद यहाँ पे क्या आ रहा था, B, और यहाँ पर क्या लिख रहे थे, A। अब जैसे हम लोग रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शंस लिखे हैं, तो हम लोग को क्या था यहाँ पर, K कंसंट्रेशन ऑफ A, प्रोडक्ट किसका, कंसंट्रेशन ऑफ B। इसका रिस्पेक्टिव कुछ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, मतलब इसके रिस्पेक्ट में कुछ ऑर्डर होता है, कुछ पावर होता है, जो पावर उसके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जब दोनों बात आ जाए तो क्या यहाँ पे जबरदस्ती हम लोग लिख देंगे, क्या नहीं लिखेंगे। अगर उसका कंडीशन को फॉलो करेगा तब हम लोग A और B को यहाँ पे लिखेंगे, और नहीं फॉलो करेगा तो हम लोग तो लिखना नहीं है। तो नहीं लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे क्या चीज, सिर्फ X और Y। क्लियर है यहाँ पर?
अब यहां पर ध्यान से समझना, जो अभी बताए कि ये जो पावर रहेगा ये पावर उसके स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, एक यहां पे हम टेबल बना रहे हैं, यही टेबल से सारा कुछ हम लोग को निकल जाएगा। जैसे इसका कंडीशन तो यही हो सकता है कि एक बार हो सकता है कि x बराबर a, एक बार हो सकता है क्या चीज y बराबर b। अरे एक तो ये कंडीशन हो सकता है, एक हो सकता है कि x इज नॉट इक्वल्स टू a और y इज नॉट इक्वल्स टू b। यही तो कंडीशन है। डेफिनेशन में तो यही नहीं बोला कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस लिखते हैं इसका जो पावर होता है उन लोग के रिस्पेक्टिव में, तो ये जो पावर है उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यही तो होगा तो ये कहानी, नहीं होगा तो ये वाला कहानी। अब रहा बात कि ये नहीं होगा, लेकिन होगा तो होगा कब। अब इसके लिए यहाँ पे कुछ कंडीशन है, इसके लिए क्या है कुछ कंडीशन। अब ये कंडीशन क्या कब क्या होगा, जैसे कि हम लोग को यहाँ पे देखें कि x बराबर a y बराबर b, मतलब स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल कब होगा। तो ये तभी इक्वल होगा जब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो जब क्वेश्चंस में एलिमेंट्री रिएक्शन लिखा हो, क्या लिखा हो एलिमेंट्री रिएक्शन, या वन स्टेप रिएक्शंस लिखा हो, क्या लिखा हो, या तो फिर वहां पे एलिमेंट्री रिएक्शंस लिखा हो, या फिर क्या लिखा हो वन स्टेप रिएक्शंस लिखा हो, कोई दिक्कत। तो अगर ये सब हम लोग को लिखा रहता है तभी हम लोग को क्या मानेंगे, x बराबर a y बराबर b। कोई दिक्कत, क्या बात समझ में आ जा रहा है यहाँ पे कि जब हम लोग यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखते हैं हम लोग रेट लॉ के अनुसार, तो यहाँ पर जो इसका पावर होता है वो पावर स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सवाल रहा कि सर कब उसका इक्वल होगा, इक्वल तभी होगा जब हम लोग को क्वेश्चंस में क्या लिखा रहे, एलिमेंट्री रिएक्शंस लिखा रहे, या फिर क्या लिखा रहे वन स्टेप रिएक्शंस लिखा रहे, या तो फिर लिखा रहेगा सिंगल स्टेप, क्या चीज लिखा रहेगा सिंगल स्टेप रिएक्शंस लिखा रहेगा। तो अगर ये तीन कंडीशन यहाँ पे दिखाई दिया, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा, अगर क्वेश्चंस में नहीं लिखा हुआ है तब तक हम लोग उसका स्टिक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल करने वाले नहीं है। जैसे कि एग्जांपल समझ लो, अगर मान के चलो हम एक एग्जांपल देते हैं a प्लस b और यहाँ पे बन जा रहा है हम लोग को c प्लस d, कुछ भी बन जा रहा है, इसको बैलेंस कर देते हैं यहाँ पे 3 2, यहाँ पर ले लेते हैं 2, यहाँ पे 3। अब इसको लिखना है रेट ऑफ रिएक्शंस अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, किसके अकॉर्डिंग, रेट लॉ के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रेट लॉ, क्या चीज लिखेंगे रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शंस। तो हम लोग क्या लिखते हैं k कंसंट्रेशन ऑफ a, यहाँ पर लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ b, इसका पावर होता है x और क्या लिखेंगे y। अब यहाँ पे इक्वल तभी होगा जब यहाँ पे क्या लिखा रहे कि ये रिएक्शंस हम लोग को एलिमेंट्री रिएक्शन है, या फिर सिंगल स्टेप है, या फिर क्या रहेगा वन स्टेप रिएक्शन। क्या यहाँ पे कुछ भी हम लोग को लिखा हुआ था क्या, हम लोग को लिखना था रेट लॉ, तो रेट लॉ लिख लिए थे, हम लोग को इक्वल होगा क्या। तो हम लोग को कभी भी रेट लॉ लिखने बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन तो सिर्फ कितना लिखेंगे, इतना, कोई दिक्कत। वही अगर हम एक और क्वेश्चन से लेते हैं, अब यहां पे समझना, द रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, a प्लस b बन रहा है यहाँ पर c प्लस d, यहाँ पर 2, यहाँ पर 4, यहाँ पे मान के चलो 3, यहाँ पर 2। अब बता, अगर इसका लिखोगे रेट लॉ, क्या चीज लिखोगे रेट लॉ, तो रेट लॉ के जैसे लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे k कंसंट्रेशन कौन कौन रिएक्टेंट में है a और b, तो यहाँ पर लिखेंगे a और यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज b। इसका पावर अभी x और y नहीं लिखेंगे, इसलिए क्योंकि बोल दिया क्वेश्चन में क्या चीज एलिमेंट्री रिएक्शन, और एलिमेंट्री रिएक्शन कभी भी बोलेगा या तो फिर उसके जगह हम क्या बोल दे वन स्टेप रिएक्शन, या फिर क्या लिखा हुआ रहे सिंगल। ध्यान से एक बार देख लेना, क्वेश्चन में लिखा रहे तभी ऐसा करेंगे, नहीं लिखा रहेगा तो ऐसा नहीं करेंगे। जैसे क्या इसमें लिखा हुआ था क्या, तो नहीं किए x और क्या मान लिए हम लोग y, लेकिन इसमें हम लोग जो इसका पावर रहेगा भी क्या लिखेंगे a के रिस्पेक्ट में क्या है 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3, b के रिस्पेक्ट में कितना है 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ये हो जाएगा उसका क्या चीज रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बात समझ में आ गई, चलो लिख लो।
देखो अब इधर ध्यान से सुनना कि जब हम लोग रेट लॉ के अनुसार रेट ऑफ रिएक्शंस लिख रहे हैं तो हम लोग के पास फॉर्मूला जो आया वो यही आया कि सर यहाँ पर जो R इज इक्वल्स टू यहाँ पर K था, यहाँ पर देख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चाहे A रहे चाहे B रहे, ऐसा करके जैसे मान के चलो भी ले रहे थे A और B, इसका पावर X था और इसका क्या था, Y था। अब देखो इसका जो ऑर्डर था, पावर को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर। पावर को क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर। अगर ए के ऊपर जो भी पावर आता है उसको बोलते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू उस कंसंट्रेशन का। जैसे भी एक्स को क्या बोलेंगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए। वाई को क्या बोलेंगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू वाई। जब हम लोग एक्स और y को जोड़ देते हैं तो हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, मतलब पूरे रिएक्शंस का किस तरह का ऑर्डर है सो। ठीक है, चलो इतना करने के बाद अभी सबसे पहली बात सवाल आता है यहाँ पर k का यूनिट। किसका बात होता है, k का यूनिट। अधिकांश जाकर के देखोगे प्रीवियस ईयर्स जितने भी क्वेश्चंस है उसमें भी जाकर के एक बार देखोगे, हालांकि पीडीएफ तो दिखा दिया जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चन है सो। जाकर के देखोगे केमिकल काइनेटिक्स का पहला सवाल, केमिकल काइनेटिक्स का पहला सवाल वहां पे बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेगा वो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस दे देगा, उसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस पूछेगा या तो फिर पूछेगा के का यूनिट। किसका पूछेगा, के का यूनिट। ये दोनों का रिलेशन बहुत ही ज्यादा गहरा है, ये दोनों का रिलेशन क्या है, बहुत ही ज्यादा गहरा। केमिकल काइनेटिक्स का हर सवाल छूट जाए लेकिन ये सवाल उससे नहीं छूटेगा। ये सवाल वो देगा तो मतलब देगा, हर साल इससे सवाल पूछता ही पूछता है। अब यहाँ पर देखो पूछने का तरीका ऐसा भी होता है, जैसे ऑब्जेक्टिव में जानते हो कि 1 नंबर का MCQ भी होता है और 1 नंबर का लिखने वाला भी होता है। इसका सवाल यहाँ भी घुस सकता है, यहाँ भी घुस सकता है। यहाँ पे रहेगा तो केमिकल रिएक्शन दे देगा, डायरेक्टली बोल देगा उसका ऑर्डर क्या होगा या फिर बोल देगा कि इसका यूनिट क्या होगा। अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो 4 ऑप्शन दे देगा, सेलेक्ट करने के लिए दे देगा, कंफ्यूज करने के लिए। तो अब हमें यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख करके ही आज जाना है। ठीक है, अब जैसे जैसे प्रोसेस बताते जा रहे हैं वैसे वैसे फॉलो करना, समझने की प्रयास करना ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, हम लोग को निकालना है के का यूनिट। किसका निकालना है, के का यूनिट। अब के का यूनिट निकालना है, अभी सबसे पहले सभी का देख लेते हैं। ये क्या कहलाता था, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या इसका भी कुछ यूनिट होता था, क्या होता था यूनिट, मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो सर इसका तो हम लोग जानते हैं, इसका होता है सर मोल पर लीटर और क्या होता है पर सेकेंड। के का नहीं जानते हो, इसी का हम लोग को क्या करना है, निकालना है। ये क्या चीज है, कंसंट्रेशन। ये क्या चीज है, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। अरे यही तो होता है। ये भी क्या चीज है, कंसंट्रेशन। इसका भी यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर। अब यहां पर देखो, अगर ये मोल पर लीटर इसका यूनिट है, ये क्या बता रहा है, उसका पावर। ये क्या बता रहा है, पावर। जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं इसका, कुछ भी बात कर लेते हैं, जैसे वेलोसिटी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वेलोसिटी। बताओ इसका यूनिट क्या होता है, इसका जानते हैं सर मीटर पर सेकेंड होता है। क्या यही चीज होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि v स्क्वायर का यूनिट क्या होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे सर v का होता है सर मीटर पर सेकेंड, तो इसका पूरा क्या करेंगे, होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर का मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई इसमें भी मल्टीप्लाई। तो सर यहाँ पे जानते हैं कि ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा पर मीटर मतलब पर सेकेंड स्क्वायर। अरे यही होगा नहीं होगा। तो जब हम लोग ऐसा प्रोसेस, अच्छा मान के चलो v क्यूब कर देंगे तब क्या होगा, 3 लग जाएगा, यही जानते हो। तो सर जब हम लोग ये सब कंडीशन जानते हैं, उसी प्रकार से ए का कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा। अरे होता है कि नहीं होता, उसका कुछ पावर है ना है। तो उसका जब पावर है तो पावर हम लोग को क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अरे कुछ ना कुछ तो होगा। इसका मतलब अगर यहाँ पे इसका कुछ पावर होगा तो इसका जो यूनिट अभी देख रहे हैं मोल पर लीटर, इसका कुछ ना कुछ तो फिर चेंज हो जाएगा।
ये तो फिर कहीं ना कहीं अगर के का यूनिट हम लोग निकाल भी लेंगे, जैसे ये सबको इधर डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद कोई भी ना कोई तो यूनिट हम लोग को बनेगा, लेकिन कुल मिलाकर के इसका जो भी यूनिट होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, एक्स और वाई पे। कि अगर एक्स और वाई का वैल्यू 1 1 रहा तो कुछ और यूनिट मिलेगा, अगर इसका 2 और 2 हो गया तो उसका यूनिट कुछ और होगा, 3 और 3 रहेगा तो उसका यूनिट कुछ और होगा। तो कुल मिलाकर के जो रेट कांस्टेंट होता है उसका जो यूनिट होता है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर पे। किस पे हम लोग को डिपेंड कर रहा है, ऑर्डर पे। तो अभी धीरे धीरे हम लोग प्रयास करते हैं पहले के का निकालने का तरीका। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग के बराबर चलेंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ऊपर देखोगे तो आर है ना जी, आर है, और नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका पावर जाओगे एक्स, यहाँ पे लिखो कंसंट्रेशन ऑफ बी, इसका पावर क्या चीज वाई। क्या इससे यही चीज बनेगा कि नहीं बनेगा। अब यहाँ पे जब यूनिट की बात कर रहे हैं हम लोग, किसका बात कर रहे हैं, यूनिट का, तो आर का क्या होता है ऊपर, मोल पर लीटर। नीचे चलेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज, मोल, यहां से चलोगे पर लीटर, इसका पावर क्या हो जाएगा एक्स। उसी प्रकार से यहां पे चलोगे बी का तो इसका क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, और इसका क्या हो जाएगा वाई। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। अब देखो इतना लंबा चौड़ा ना सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, तो क्यों ना हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो मोल पर लीटर होता है इसी को हम लोग बोला करते थे कैपिटल लेटर एम। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, मोलारिटी बोलते हैं इसी को, मोलर। तो क्यों ना इसको पूरा हम लोग कैपिटल लेटर एम ही लिख देते ताकि सॉल्व करने में हम लोग को आसानी होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कैपिटल लेटर एम, और इसका क्या लिखोगे, पर सेकंड। कोई दिक्कत, फिर नीचे लिखो इसके बराबर क्या लिखोगे, सिर्फ कैपिटल लेटर एम, इसका पावर क्या है एक्स, इसका भी क्या लिखोगे कैपिटल लेटर एम, इसका पावर क्या हो जाएगा वाई। किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि नीचे हम लोग देख रहे हैं आपस में मल्टीप्लाई है, और हम लोग कभी भी देखते हैं बचपन से ही जान के आ रहे हैं कि 10 के पावर 4 मल्टीप्लाई 10 के पावर 3 इज इक्वल टू 10 के पावर 7 होता है। क्योंकि सर कभी भी आपस में जब बेस हम लोग को सेम हो जाता है तो उन लोग का पावर आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं। वही जब हम लोग का ऐसा रहता था कि 10 के पावर 4 है, 10 के पावर 3 है, ऐसा, तो सर इसके बराबर लिखते हैं 10 के पावर 4 माइनस 3। अरे ये लिखते हो नहीं कि जब उन लोग दोनों का बेस सेम हो जाता है तो पावर आपस में क्या होता है, जुड़ता है, और वही जब बेस सेम होता है उन लोग डिवाइड में रहता है तो उन लोग कहाँ चले जाता है, माइनस में। ये सब जानते हो ना। क्या यहाँ पे कुछ हम लोग को उसी प्रकार से नहीं दिख रहा है क्या, कि सर दोनों में देख रहे बेस तो सेम है एम और एम, तो क्या इन लोग के बराबर सिर्फ एक हम लोग बेस लिख सकते हैं, नीचे लिखेंगे सिर्फ हम लोग क्या चीज एम, इसका पावर हम लोग को जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा x, और प्लस में क्या चाहिए y। अरे यही ना होगा, ऊपर क्या है तुम्हारे पास m और क्या है पर सेकंड। कोई दुख तकलीफ। अब यहाँ पर समझते हैं कि जो x और प्लस y को जोड़ने के बाद जो हम लोग को वैल्यू होता था उस वैल्यू को क्या जानते थे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जब x रहता था तो उसको बोलते थे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू a, y को क्या बोलते थे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू b। अगर हम लोग x और y को जोड़ देते थे, ये दोनों को जब जोड़ते तो वही कहलाता था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे यही ना होता था। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, x और y को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है उसको दिखाते हैं हम लोग स्मॉल लेटर n से। क्या चीज दिखाते हैं, स्मॉल लेटर n। स्मॉल लेटर n कभी भी यूज हो गया, ये क्या कहलाता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज, कि जो x है और प्लस y है इसको क्या मान लेंगे हम लोग n। क्या मान लेंगे n, और ये जो n है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई दिक्कत। अब हम लोग समझ गए कि x प्लस वाई के जगह में जो x और y है वो उतना ना लिख करके सिर्फ क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। तो क्या यहाँ से हम लोग ऐसा चल सकते हैं कि k बराबर चल रहे हैं सर, तो यहाँ पे मोलर था तो अभी भी लिखेंगे मोलर, पर सेकेंड था तो पर सेकेंड, नीचे भी है मोलर, लेकिन मोलर के पावर में x प्लस वाई था, अभी क्या लिख देंगे n। क्या लिख देंगे हम लोग n। कोई दिक्कत। अब देखो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू मोलर पर सेकेंड इनटू मोलर, इसका पावर क्या हो जाएगा माइनस है। इतना तो पता है कि जब हम लोग नीचे वाला को ऊपर लेते हैं तो पावर जो रहता है वो इन्वर्स हो जाता है, मतलब नेगेटिव में हो जाता है। क्या हो जाता है, नेगेटिव में। अब फिर से देखो यहाँ है मोलर, यहाँ पर भी है मोलर, क्या बेस सेम, तो क्या इन लोग आपस में क्या होगा, जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो इसका 1 और प्लस माइनस माइनस से हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं कि k इज इक्वल टू मोलर, इसका हो जाएगा 1 और माइनस में क्या हो जाएगा n। कोई बोलेगा सर जोड़ रहे थे यहाँ पे प्लस नहीं होता, अरे तो हम लोग जानते हैं, लिखेंगे 1 प्लस तो यहाँ पे माइनस n लिखना ही पड़ेगा, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। इतना तो जानते हो ना, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा पर
सेकेंड। क्या यही चीज हो गया? यही हो गया तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला। अब इसी को और ड्राइव करोगे तो ड्राइव करने के बाद क्या निकलेगा? K इज इक्वल टू मोलर बराबर क्या लिखे थे? मोल पर लीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे सर हम लोग मोल पर लीटर, इसी का पावर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस n। अरे यही होगा कि नहीं होगा? अगर सर हम लोग को इस प्रकार से है तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? पर सेकेंड। तो अब देखो ध्यान से सुनते जाना, नहीं तो यहीं पे उड़ जाता है सब लोग। अब जानेंगे कि इसका भी पावर इतना हो जाएगा, इसका भी पावर इतना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या इसको लिख सकते हैं कि सर यहाँ पे मोल हो जाएगा, मोल के पावर में क्या हो जाएगा? 1 माइनस n। होगा कि नहीं होगा? इनटू अभी क्या है? लीटर। लीटर के पावर में पहले से कितना था? -1। इसी से मल्टीप्लाई कितना होगा? 1 माइनस n। फिर यहाँ से हो जाएगा इनटू क्या चीज? पर सेकेंड। होगा? अब सर यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लेते हैं कि ये हो जाएगा मोल, इसका तो पावर हो जाएगा 1 माइनस n। इसमें चलेंगे सर लीटर, -1 और 1 कितना हो जाएगा? -1। अरे होगा? फिर यहाँ से -1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस n और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पर सेकेंड। अच्छा एक बात बोलो कि अगर हम -1 प्लस 2 लिखे या फिर 2 माइनस 1 लिखे, कोई दिक्कत है क्या? यहाँ पर देखो, इसको इधर लिखोगे तो इसका साइन मतलब कि साइन भी चल जाएगा, इसको आगे लिखोगे तो इसका साइन भी जाता है। क्योंकि यहाँ पे पहले जो नेगेटिव है, नेगेटिव देखने में सुंदर नहीं लग रहा है। नेगेटिव स्टार्टिंग में आ जाता है तो ये सुंदर देखने में नहीं लग रहा है, तो क्या कर देते हैं हम लोग? पॉजिटिव को पहले कर देते हैं। लेकिन पॉजिटिव वाला को आगे करोगे इसका साइन भी तो जाएगा। तो इसलिए क्या यहाँ पे जो -1 और प्लस n है, क्या इसको लिख सकते हैं? प्लस n और क्या चाहिए? -1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या हम लोग ऐसा लिखे यहाँ पे कि सर यहाँ पे हो जाएगा मोल, इसका लिखेंगे तो 1 माइनस n, और यहाँ पे लीटर ये हो जाएगा n-1, और यहाँ हो जाएगा पर सेकेंड। ये किसका हो गया? यूनिट ऑफ के, मतलब यूनिट किसका? रेट कांस्टेंट का। अब इतना तो पता है कि कभी भी रेट कांस्टेंट का हम लोग को यूनिट पूछेगा। सर इतना तो जानते हैं, मोल भी होगा, लीटर भी होगा, और क्या होगा? सेकेंड भी। क्या सेकेंड में कहीं भी किसी तरह का छेड़छाड़ हुआ? मतलब वो माइनस में रहेगा तो माइनस में रहेगा ही, लेकिन इन लोग का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा ना। क्योंकि सर n बराबर अगर कुछ वैल्यू हुआ, जैसे 0 रहेगा तो कुछ और वैल्यू होगा, 1 रहेगा तो कुछ और रहेगा, 2 रहेगा तो कुछ और रहेगा। और हम लोग अभी बता रहे हैं कि जो n है, n क्या कहलाता था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अरे यही ना कहला रहा था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग को क्वेश्चन में, इस मतलब चैप्टर में जो हम लोग को पढ़ना है वो 0 ऑर्डर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 0 ऑर्डर। फिर पढ़ना है हम लोग को फर्स्ट ऑर्डर, फिर हम लोग को पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर। कितना ऑर्डर पढ़ना है हम लोग को? 3 तरीका से, एक 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। इसका मतलब सर जो n बराबर होगा वो हम लोग को 0 भी मिलेगा, n बराबर 1 भी, n बराबर 2 भी। कोई दिक्कत? अब देखो क्वेश्चंस में हम लोग को क्या रहता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस दे देगा, उसमें साफ साफ वो बोल देगा कि ये जो रिएक्शन है वो इस ऑर्डर का रिएक्शन है। 0 ऑर्डर भी बोल सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी बोल सकता है, सेकेंड ऑर्डर भी बोल सकता है। बोल देगा कि अगर ये इस ऑर्डर का रिएक्शन है तो बताओ इसका रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा। क्या निकल जाएगा? निकल जाएगा। अच्छा फिलहाल इतना लिख लो, इसको प्रैक्टिस करवाते हैं, कहीं ऐसा ना कि ज़्यादा हो जाए। हालांकि ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, लेकिन एक बार इसको लिख लो, उसके बाद ही इसको डिस्कस करते हैं। 1 नंबर पूरा पक्का है यहाँ से। देखो सवाल सुनो, ठीक है?
देखो इधर देखो, क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया हुआ रहता है। अगर ऑब्जेक्टिव में रहता है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसको मैच करना पड़ेगा। अब समझते हैं हम लोग को बोला क्या है, व्हाट इज द यूनिट, क्या बोला है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। अच्छा, रेट कांस्टेंट कहने का मतलब बहुत बार कंफ्यूज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन, सिर्फ रेट बोल देगा, रेट ऑफ मतलब रेट कांस्टेंट भी बोल सकता है। यहाँ पे तीनों वर्ड से कंफ्यूज मत होना। सबसे पहला क्वेश्चन रेट बोलेगा, यूनिट ऑफ रेट मतलब फिर वही हो जाएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन का होता है। फिर यहाँ से सवाल बोलेगा कि बताओ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, और एक बोलेगा रेट कांस्टेंट। क्या चीज बोलेगा, रेट कांस्टेंट। तो क्या तीनों चीज अलग अलग है क्या, ये दोनों सेम है लेकिन ये क्या है, अलग। इसको दिखाते हैं आर से, इसको दिखाते हैं के से। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन इसका यूनिट डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ऑर्डर के ऊपर, कि जैसा ऑर्डर रहेगा वैसा उसका यूनिट होगा। समझते हैं अब यहाँ पे फोर कितना ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और जो भी हम लोग को ऑर्डर बोल देगा वही कहलाता है एन। वही क्या कहलाता है, एन। मतलब एन बराबर भी कितना बोल दिया, 3। एन बराबर कितना, 3। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। सर हम लोग जानते हैं कि के का यूनिट निकालने का तरीका होता है मोल, यहाँ होता है लीटर, यहाँ होता है सेकेंड, और सेकेंड में फिक्स रहता है। शुरू वाला में रहता है 1 माइनस एन, इसमें होता है क्या चीज, n माइनस 1। का याद रह जाएगा। जिंदगी में कभी भी कंफ्यूजन हो कि 1 पहले था कि n पहले था, तुरंत ड्राइव कर लेना, 2 मिनट से ज्यादा लगने वाला नहीं है, लेकिन करेक्ट आंसर ही देख के आना। अब यहाँ पे देखते हैं, चूंकि n बराबर कितना दिया हुआ है, 3, बिठा दो। k इज इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा मोल, ऊपर लिखोगे क्या चीज, 1 माइनस 3, फिर यहाँ पे लिखोगे लीटर, यहाँ पर 3 माइनस 1, और क्या लिखोगे, पर सेकेंड। निकाल लो मोल, इसका यूनिट कितना हो जाएगा ऊपर, -2, फिर यहाँ लिखोगे। क्या समझ में आ गई? अगर आ गया है तो बताओ कि अगर हम लोग सेकेंड ऑर्डर के लिए चलेंगे तो इसका यूनिट क्या होगा। ध्यान से सुनना, अगर हम लोग का क्वेश्चन क्या चीज दे दिया है, सेकेंड ऑर्डर, और इसमें अगर ऑप्शन दे दे, ऑप्शन क्या क्या देगा, अगर यहाँ पर मोल दे दिया, फिर यहाँ से पर लीटर, और यहाँ पर दे दिया पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर लिख देगा मोल, यहाँ से पर मोल, और यहाँ पर देगा लीटर, और यहाँ पर दे देगा पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी ऐसा दे दे, क्या दे दे, अच्छा दुबे के तो समझ ही जा रहा है कि नहीं, कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि n बराबर कितना, 2। तो यहाँ पे जैसे जाएंगे सर तो 1 माइनस 2 मतलब कितना, -1, और एक में +1, ये दोनों आपस में क्या है, उल्टा। तो यहाँ से हो जाएगा -1, यहाँ पे +1, और ये हमेशा क्या रहता है, -1। क्या सारा कुछ समझ में आ गया? इसको एक बार लिख लो, उसके बाद उल्टा क्वेश्चन, कॉन्स्टेंट का यूनिट दिया रहेगा, पूछ देगा कि किस ऑर्डर का रिएक्शन है। चलो इतने लिख लो। देखो अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन समझो, ठीक है। क्वेश्चंस क्या पूछा था अभी, यूनिट। अभी क्या पूछा था, यूनिट। यूनिट पूछा था तो दे क्या रखता था, ऑर्डर। अब ये उल्टा सवाल, हम लोग को दे देगा रेट कांस्टेंट का यूनिट, और पूछ क्या देगा, ऑर्डर। अब देखते हैं यहाँ पे अगर ऐसा ही छोड़ देंगे सारा कोई चीटिंग कर लेगा, फिर अपना दिमाग कोई लगाएगा नहीं। तो अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। समझो, अगर हम लोग का यूनिट देखोगे इस प्रकार से दिया हुआ है, बोल देगा कोई भी रिएक्शन है, या फिर ऐसे बोल देगा फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस बोल देगा, और बोल देगा यहाँ पर k का कुछ भी वैल्यू दे देगा, जैसे k बराबर दे दिया यहाँ पर 2 × 10⁻⁴, यूनिट यहाँ पर दे देगा मोल, और यहाँ पर दे देगा मान के चलो -5 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया लीटर, यहाँ पर 5, और यहाँ पर दे दिया पर सेकेंड। बताओ तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ये सवाल पूछा जा चुका है शायद 2022 या फिर 2023 में सवाल पूछा है। ये कितना होगा, 6। कि सर इसका अगर हम लोग ऑर्डर चलेंगे ना तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, 6। अब देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जब भी हम लोग को के का यूनिट देगा, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर के का यूनिट निकालने का तरीका था मोल, इसका पावर में था 1 माइनस n, फिर लीटर, इसका पावर था n माइनस 1, और यहाँ पर क्या था, पर सेकेंड। क्या इसका और इसका सेम ही चीज है, अरे यूनिट तो सेम ही होगा। अब देखो इसका यूनिट हम लोग को दे रखा है, मोल के पावर में कितना,
-5। यहाँ पे मोल का पावर कितना, मतलब ये दोनों तो आपस में सेम ही होता है, मतलब ये जो 1 - n है किसके इक्वल हो जाएगा, -5 का। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 - n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। n तो निकालना है, तो यहाँ से लिखेंगे तो 1 इधर आकर किस में चल जाएगा, +5, और ये उधर जाकर किस में बदल जाएगा, +n में। n बराबर कितना आ गया, 6। अगर इसके बेसिस पे, मोल के बेसिस पे अगर निकाल रहे हो तब भी निकल जाएगा, और नहीं तो हम लोग जानते हैं कि लीटर के ऊपर क्या होता है, n - 1। लीटर के ऊपर कितना वैल्यू दिया, 5, इसको इक्वल कर लो। यहाँ पर लिखेंगे n - 1 इज इक्वल टू कितना, 5, फिर भी n बराबर कितना, 6। क्या आसान है। यही सवाल पूछता है 2 गो, कभी ई वाला पूछ देता है, कभी इससे पहले दिए सो वहाँ से कि ऑर्डर दे देता है तो पूछता है रेट कांस्टेंट का यूनिट। रेट कांस्टेंट का यूनिट दे दिया तो क्या दे देगा, ऑर्डर निकालने के लिए। ये सवाल 2023 में पूछा जा चुका है 1 नंबर में। क्या आसान सवाल नहीं पूछता है क्या, हो गया। बाकी क्या करें, छोड़ दे।